हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का टीम समर हिल सीटेट क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एनसीएफ 2005 के ऊपर आज का हमारा क्लास है और एक ही क्लास में आज संपूर्ण एनसीएफ का निचोड़ आपको मिलेगा। एनसीएफ से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सीटेट के प्रश्नों में शामिल होते हैं, वे सारे बिंदुओं को लेकर के मैं आया हूं आज के क्लास में। शुरू करेंगे आज के क्लास को। क्लास की ओर बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां आपको इस क्लास का एवं और भी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि अब सीटेट के एग्जामिनेशन में बहुत कम समय बचा हुआ है। आपकी तैयारी इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए और अच्छी तैयारी होनी चाहिए, क्वालिटी तैयारी होनी चाहिए। और मेरा यही प्रयास है कि मैं अपने अनुभवों को पूरी तरह से आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। और चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके जो परिप्रेक्ष्य हैं उसे मैंने तैयार किया है और इसको समझेंगे। एनसीएफ का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से आया। तो देखिए, एनसीएफ 2005 की कल्पना शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दृष्टि से की गई थी। इसके पहले का जो एनसीएफ चल रहा था वो मुख्य रूप से 1986 का एनसीएफ था और एक लंबे अंतराल पर एनसीएफ आया था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना है। एनसीएफ 2005 मुदालियर आयोग 1952 तथा कोठारी आयोग 1966 की संस्तुतियों का हवाला देता है तथा एनसीएफ 1975, 1988 और 2000 का पुनर्वलोकन या पुनर्निरीक्षण करता है। इसके निर्माण में सन 1993 में प्रकाशित रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ मुक्त अधिगम, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पर्याप्त सहायता ली गई है। इन नीतियों तथा यशपाल समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात एक नए संशोधित एनसीएफ 2005 की रचना की गई और एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल थे। ये यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष थे का उच्चारण मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसर यशपाल अब हमारे बीच नहीं हैं, उनका देहांत तो हो चुका है। देखते हैं एनसीएफ में आगे की ओर कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं। तो कुल अध्याय की बात करें तो कुल अध्याय 5 हैं, कुल इकाइयाँ 33 हैं और कुल 150 पृष्ठों का यह दस्तावेज है। और यदि आप एनसीएफ 2005 को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, मैं वहाँ पे इसे प्रोवाइड करूँगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हो। तो इसमें देखेंगे पहला अध्याय जो है वह परिप्रेक्ष्य है, अर्थात किस परिप्रेक्ष्य को, दृष्टिकोण को रख करके एनसीएफ की रचना की गई। इसमें कुल 7 इकाइयाँ हैं। वहीं दूसरे अध्याय की बात करें तो सीखना और ज्ञान के नाम से यह दूसरा अध्याय है, इसमें कुल 9 इकाइयाँ हैं। तीसरे अध्याय की बात करें तो यह पाठ्यचर्या का क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा विस्तृत अध्याय है। इसमें कुल 5 इकाई हैं। भाषा, गणित, विज्ञान, कला, शिक्षा, आकलन और मूल्यांकन, इन सारी चीज़ों की चर्चा विस्तार पूर्वक इसमें की गई है। वहीं चौथे अध्याय की बात करें तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण इस नाम से है और इसमें कुल 6 इकाइयाँ हैं। और 5वां अध्याय व्यवस्थागत सुधार से संबंधित है, इसमें भी कुल 6 इकाइयाँ हैं। तो ये था एक संपूर्ण ब्रीफ
नॉलेज एनसीएफ के बारे में। अब आते हैं एनसीएफ से निकाले हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को, जिनसे बराबर सीटेट में सवाल पूछे जाते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुएं थीं पूरे सीटेट, पूरे एनसीएफ 2005 को पढ़ने के बाद मैंने इसे तैयार किया है। तो लगभग जितनी प्रमुख बिंदुएं हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, उन बिंदुओं को मैंने यहाँ पे नोट आउट किया है। आप ध्यान से देखेंगे और समझते चलेंगे। सबसे पहले चर्चा मार्गदर्शक सिद्धांत से। एनसीएफ 2005 ने 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। तीसरा है पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। और चौथा है परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। और पांचवा है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। ये 5 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अब इनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक को देखेंगे और आप इसे नोट भी कर सकते हो। देख लें, यह ट्रिक इस प्रकार से है। ज्ञान स्कूल के बाहर भी मिलेगा, इसे रटना नहीं। पाठ्यचर्या सर्वांगीण विकास वाली होगी, परीक्षा से डरना नहीं। लोकतांत्रिक और जिम्मेदार नागरिक बनाने हैं, है हमारा लक्ष्य यही। ये जो 5 कलरफुल लाइंस हैं, दरअसल ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ज्ञान स्कूल के बाहर भी मिलेगा, अर्थात ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। इसे रटना नहीं, अर्थात पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। पाठ्यचर्या सर्वांगीण विकास वाली होगी, अर्थात पाठ्यचर्या का इस प्रकार से संवर्धन कि वो बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए। और परीक्षा से डरना नहीं, अर्थात परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। और पांचवा है लोकतांत्रिक और जिम्मेदार नागरिक बनाने हैं। यह 5वें मार्गदर्शक सिद्धांत का द्योतक है कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। उम्मीद है कि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं आगे की बिंदुओं की ओर। देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा से बहुत बार सीटेट में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और बाल केंद्रित शिक्षा की चर्चा एनसीएफ में की गई है। देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा है क्या। तो बाल केंद्रित शिक्षा, जैसा कि आप देख रहे हो कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। हमें उनकी सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित करना चाहिए। उनके दुनिया से जुड़े वास्तविक तरीकों से संबंध बैठाने, दूसरों से जुड़ने की उनकी मूल अभिरुचि या अर्थ ढूंढने की जन्मजात रुचि को पोषित करना चाहिए। यही बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य है, अर्थ है। अर्थात बच्चों के समझ को, बच्चों के ज्ञान को, बच्चों के अनुभवों को महत्व देना और साथ ही साथ उन्हें पोषित करना, उन्हें संवर्धित करना और उनमें निरंतर सुधार करना। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, उनमें सीखने की क्षमता होती है। इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में। बच्चों के सीखने की क्षमता से संबंधित है ये। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। अधिगम की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलुओं की जब बात की जाती है तो अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना। अमूर्त सोच का मतलब क्या होता है? 2 प्रकार की सोच होती है, एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त कहलाता है। लेकिन अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, है ना। वी कैन इमेजिन, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, तो वो चीज़ें अमूर्त कहलाती हैं।
तो बच्चों में अमूर्त सोच की क्षमता का विकास हो, वे विवेचना कर सकें, यही सब अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। अब आगे है कि बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों, उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। जैसे कुछ टीचर होते हैं कि बच्चों को बिना जांचे परखे उन्हें पढ़ा देते हैं, जिस चीज़ के लिए वे तैयार नहीं हैं वो भी उन्हें पढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, लेकिन संभव है कि वे ना तो उन्हें समझ पाएं और ना ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएं। दे कुड नॉट कनेक्ट दोज थिंग्स टू देयर सराउंडिंग्स। आगे है कि सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल ना जाएं, बल्कि उसे समझ सकें और आत्मसात कर सकें। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है और सभी से सीटीईटी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सीखना किसी भी मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है, अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया है यह किसी की मध्यस्थता, यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समर्थित करता है या उसके बिना भी, अर्थात जीन पियाजे के सिद्धांत को भी समर्थित करता है। मध्यस्थता यानी कि किसी का सहयोग लेना, शिक्षक, पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, परिवार के सदस्य, इन सब से, और उसके बिना भी पर्यावरण से अंतःक्रिया करके, समाज से अंतःक्रिया करके सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के थीसिस को यह मान्यता दी गई है। बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति देना जिनसे वे स्कूल में सिखाई जाने वाली चीज़ों का संबंध बाहरी दुनिया से स्थापित कर सकें। उन्हें एक ही तरीके से उत्तर रटने और देने की बजाय अपने शब्दों में जवाब देने और अपने अनुभव बताने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सभी बच्चों की समझ विकसित करने में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम है ना। These are the little steps but very important steps, and as a teacher you have to follow these steps. तो बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहिए जिनसे वे स्कूल में सिखाई जाने वाली चीज़ों का संबंध बाहरी दुनिया से स्थापित कर सकें, जो वे अपने आसपास देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रमुख बिंदुओं की ओर। देखिए, अगला प्रमुख बिंदु हमारा है कि शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि पाठ की योजना किस तरह बनाएं कि बच्चे बताई गई चीज़ों को सिर्फ दोहराएं नहीं, बल्कि उनमें सोचने की रुचि जगे और सीखी हुई चीज़ों को करके दिखाने का मौका मिले, है ना। करके दिखाने का, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करता है एनसीईआरटी। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे और इससे हमेशा सवाल आते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से। अगला पॉइंट है कि भाषा शिक्षण। अब देखिए, भाषा शिक्षण का संदर्भ आया तो भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, केवल कई भाषाओं के शिक्षण के अर्थ में नहीं, बल्कि रणनीति तैयार करने के लिहाज से भी, ताकि बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जाए। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि बहुभाषिक कक्षा जो होती है वह एक संसाधन के रूप में हो सकती है या एक व्यवधान के रूप में हो सकती है, बाधा के रूप में हो सकती है। तो हमारा वहाँ पे उत्तर क्या होगा, एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षा होती है, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, भाषा का जो वहाँ निर्देशक होता है, चाहे आप विज्ञान पढ़ा रहे हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो, गणित पढ़ा रहे हो, आप बोल किस लैंग्वेज में रहे हो ये प्रभावित करता है। यदि आप विज्ञान को हिंदी माध्यम में पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे हिंदी भाषा का संप्रेषण हो रहा है। यदि सामाजिक विज्ञान आप हिंदी माध्यम में पढ़ा रहे हो तो हिंदी का ही संप्रेषण होता है। गणित भी यदि आप हिंदी में पढ़ा रहे हो तो हिंदी का ही संप्रेषण होता है। वहीं अगर इन तीनों विषयों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाए तो वहाँ पे भाषा चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होता है, बल्कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित के कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षा होती हैं।
एक प्रमुख बिंदु और है कि संस्कृत, लैटिन, अरबी, फारसी, तमिल आदि शास्त्रीय भाषाएं हैं, है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सवाल पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाए और पूछे कि इनमें से कौन शास्त्रीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषा है। तो वहाँ पे देखिए संस्कृत, लैटिन, अरबी, फारसी, तमिल, इन सब में से कोई भी एक रहे तो ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब आगे देखेंगे गणित की शिक्षा। गणित की शिक्षा से संबंधित है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। बच्चों में गणितीयकरण की क्षमता का विकास हो, यही गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण हो सकता है, आपस में जिस पर चर्चा कर सकते हैं और जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन में समाहित करना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन में कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में पढ़ाया जाता है। तो इसके पीछे का तर्क यही है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को बच्चे समग्र रूप में देखते हैं, इसीलिए इन दोनों विषयों को पर्यावरण अध्ययन में समाहित करके पढ़ाया जाना चाहिए और पढ़ाया जाता भी है। अगला पॉइंट है प्राथमिक अवस्था में नियमित रूप से कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया संक्षेप में कि प्राथमिक अवस्था में नियमित रूप से कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ना ही अंक अथवा श्रेणी मिलनी चाहिए और ना ही किसी को फेल करना चाहिए। तो ये नीति जो है एनसीएफ 2005 की देन है। प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को गणित और भाषा के अंतरंग भाग की तरह ही समझा जाए। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं और इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को गणित और भाषा के अंतरंग भाग की तरह, अंतरंग भाग का मतलब क्या हुआ, इंटीरियर पार्ट्स इसको कहते हैं, उसके ही एक तरह से भाग हैं। अब आगे के पॉइंट की ओर देखते हैं। मूल्यांकन और परीक्षा पद्धति सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती हैं। मूल्यांकन और परीक्षा पद्धति सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती हैं और इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया या अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए, है ना। इसका उत्तर होता है प्रश्न का, मैं बता रहा हूँ, प्रश्न अलग तरह से पूछे जाते हैं। तो मूल्यांकन और परीक्षा पद्धति जो होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती हैं। आगे का पॉइंट है कि मूल्यांकन आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि देने का तरीका होना चाहिए। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, ठीक है। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक। यह प्रतिपुष्टि इस बात की होती है कि हम ऐसी शिक्षा लागू करने में किस हद तक सफलता प्राप्त कर पाएं। अब बढ़ते हैं आगे के प्रमुख बिंदुओं की ओर। और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो तैयार करने में, पीडीएफ नोट्स तैयार करने में काफ़ी परिश्रम लगता है और आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। अगला जो हमारा बिंदु है, भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता स्तर वाले विद्यार्थियों से कक्षा का वातावरण समृद्ध और प्रेरक होता है। आप लोगों ने यदि पीछे के क्लास को हमारा देखा होगा, समावेशी शिक्षा के क्लास को देखा होगा, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह समावेशी कक्षा की वकालत करता है और यह समावेशी कक्षा से ही संबंधित है। और एनसीएफ में इसका बिल्कुल स्पष्ट जिक्र किया गया है कि भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का और भिन्न क्षमता स्तर वाले विद्यार्थियों से कक्षा का वातावरण समृद्ध और प्रेरक होता है ना। इससे प्रश्न पूछा जा चुका है और इसे ध्यान में रखेंगे कि जो भी समावेशीकरण की नीति है वो इसी के ऊपर आधारित है कि जितने भी डाइवर्स क्लासेस के, डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनसे कक्षा का वातावरण समृद्ध और प्रेरक होता है। अगला है कि शिक्षण की सहायक सामग्री तथा अन्य पुस्तकें, खिलौने आदि स्कूल को बच्चों के लिए रुचिकर बना देते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे विषयों को रुचिकर बना देते हैं। अब एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुल गृह कार्य समय का। होमवर्क टाइम कितना निर्धारित किया गया है इससे संबंधित है। तो प्राथमिक कक्षा 1 एवं 2 तक कोई गृह कार्य नहीं देना है,
नो होमवर्क। पहली और दूसरी कक्षा के लिए कोई होमवर्क नहीं, और कक्षा 3 से 5 तक मात्र 2 घंटे प्रति सप्ताह, 2 घंटे प्रति सप्ताह, अर्थात आप इसे डिवाइड करोगे तो आधा घंटा भी नहीं होता है एक दिन में। यानी कि बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं देना है, और विद्यालय के जो कक्षा के घंटे हैं, विद्यालय कक्षा के जो घंटे हैं उसी के दौरान उनका अधिगम कंप्लीट होना चाहिए। होमवर्क, ट्यूशन, ट्यूटर इत्यादि अन्य माध्यमों को लगा देने के बाद बच्चों के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे विषय उन्हें बोझिल लगते हैं, बोरिंग लगते हैं, और उनमें डर की भावना आती है, उनमें हीन भावना आती है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाता है, और दंड देने की जो विधियां हैं उससे भी बच्चों में पढ़ाई के प्रति भय उत्पन्न होता है। तो इसी के लिए गृह कार्य का समय इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। उच्च प्राथमिक कक्षा यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए देखेंगे तो 1 घंटा मात्र प्रतिदिन का है, और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए 2 घंटे प्रतिदिन है। ये गृह कार्य का टाइम है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है। सेल्फ स्टडी बच्चे अपनी सुविधा अनुसार कितनी देर भी कर सकते हैं, लेकिन होमवर्क जो शिक्षक देंगे घर से बना कर लाने के लिए, उसका ये टाइमिंग है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि आज के वीडियो में हमने NCF 2005 से जुड़े हुए तमाम प्रमुख बिंदुओं को इकट्ठे एक ही वीडियो में समझा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।